नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, 5 राज्यों के चुनाव शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में 7 दौर में चुनाव होना है और मणिपुर में 2 दौर में। बाकी तीनों राज्यों उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में एक ही दिन 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। यूपी में तो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक वोटिंग होगी, यानी पूरा पूरा 1 महीना। सबसे ज्यादा महत्व भी यूपी का ही है। एक बात तो यह है कि देश पर राज करने का रास्ता यूपी से ही निकलता है। कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत ली उसने देश जीत लिया। मेरे हिसाब से यूपी का यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा भी तय करेगा। और यूपी में इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। वैसे मीडिया हर चुनाव में किसी ना किसी की हवा बनाता है और 5 साल बाद जनता भूल जाती है कि पिछले चुनाव में मीडिया के ओपिनियन पोल और फिर चुनाव के बाद एग्जिट पोल कैसे फेल हुए थे। जनता फिर से मीडिया के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भरोसा करने लगती है। मीडिया वाले राजनीतिक नेताओं को सामने बिठाकर अपने ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि उनका आकलन गलत कैसे साबित हो गया। वे इस तरह पूछते हैं जैसे उन्होंने चुनाव के नतीजे बता दिए। उदाहरण के लिए आपको याद दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में सभी टीवी चैनलों और सभी अखबारों के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनवा रहे थे। आप चाहें तो रिकॉर्ड खोलकर देख लें। लालू यादव की तरह केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन 117 के सदन में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल मायावती को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का भाजपा से कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। पिछले दिनों पिछड़ी जातियों के ऐसे कम से कम 10 विधायक और मंत्री भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए तो एक बड़े न्यूज चैनल और अखबार ने, जिसके कई न्यूज चैनल हैं इंग्लिश में और अब हिंदी में भी आया है और हिंदी का अखबार पुराना चल रहा है, उसने तुरंत इंस्टेंट ओपिनियन पोल करके बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले अब भाजपा और समाजवादी पार्टी में अंतर सिर्फ 2% का रह गया है। अब यह ओपिनियन फटाफट होते कैसे हैं, यह समझ नहीं आता और ना कोई जानता है ना कोई बताता है। 90 के दशक में प्रणव राय ने ओपिनियन पोल की शुरुआत की थी। उनका ओपिनियन पोल सटीक बैठता था, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी बनी। यही एनडीटीवी वाले प्रणव राय। इसलिए देश में ओपिनियन पोल की साख बनती चली गई। लेकिन बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के एक चुनाव में उनके ओपिनियन पोल की साख भी गिर गई, क्योंकि उन्होंने शरद पवार के हक में ओपिनियन पोल दिखा दिया था, जबकि नतीजे उल्टे आए, एकदम उल्टे। इसके बाद तो हर चुनाव में हर नुक्कड़ चौराहे पर ओपिनियन पोल कंपनियों ने धंधा शुरू कर दिया, जो राजनीतिक दलों से पैसा लेकर उनके पक्ष में कंप्यूटर पर ही ओपिनियन पोल बनाकर देने लगी। मैं खुद अनेक ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मन मुताबिक सर्वे का डाटा बनाकर लाखों रुपए वसूलते रहे। कुछ साल पहले मैं एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल नतीजों के लाइव टेलीकास्ट पर था। हमारे पीछे कागजों के बंडल, बड़े बड़े बंडल ढेर बना करके रखे हुए थे, जिनमें सीधे जनता से सवाल करके बताया गया उनको कि उनका ओपिनियन पोल बताया जा रहा है। ये जो पीछे बंडल रखे हैं, ये
सवाल जवाब हैं आपके, और इतने सारे लोगों से हमने पूछा और इसी में से हम नतीजा निकाल करके आपको बता रहे हैं। ये आपका ओपिनियन पोल है, पर वास्तव में वे कागज संसद सत्र के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए गए सवालों के जवाब थे, जो कुछ साल पहले तक कागजों के बंडलों में मिला करते थे, और रद्दी का धंधा भी कईयों का चलता था उसमें। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी ओपिनियन पोल या फिर 7 मार्च को जारी होने वाले एग्जिट पोल पर जरा भी भरोसा न करें। 7 मार्च को सारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और 7 मार्च को एग्जिट पोल दिखाएंगे सारे चैनल, और अखबार वाले भी बताएंगे, जिनका अगले दिन आएगा। मैंने 2 उदाहरण देकर आपको ओपिनियन पोल की असलियत बता दी है, पर ताकि सनद रहे और आप इस बार भी इन्हें परख लें, इसलिए बता रहा हूं कि इस बड़े न्यूज चैनल और अखबार समूह ने दल बदल की घटना के कुछ घंटों बाद जो ओपिनियन पोल जारी किया है, उसमें बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, समाजवादी पार्टी को 35.1% वोट मिल सकते हैं, बसपा को 12% 1% और कांग्रेस को 9.7% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खातों में 5.8% वोट बताए हैं इस ओपिनियन पोल ने। ताकि सनद रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पहले और दूसरे दौर की सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में सभी सीटों के चुनाव दूसरे दौर में ही होने हैं, यानी मणिपुर को छोड़कर बाकी चारों राज्यों के चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर पर है। इन चुनावों का एक रोचक पहलू यह है कि चुनावों की घोषणा से पहले ममता बनर्जी बहुत सक्रिय हो गई थी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद वह चुनाव पटल से गायब है। ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात करने के बाद मुंबई जाकर के उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी, आप सबको याद होगा। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि यूपीए खत्म हो चुका है, और शरद पवार की मौजूदगी में कहा था कि यूपीए खत्म हो चुका है, जबकि शरद पवार यूपीए का हिस्सा है। संकेत यह था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में नया राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनने जा रहा है, जिसमें शरद पवार, अखिलेश यादव, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। ट्रायल के तौर पर विधानसभा चुनाव में एक गठबंधन बनेगा। यह इसलिए क्योंकि यह मिनी आम चुनाव है, तो इसमें ट्रायल के तौर पर एक गठबंधन बनेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गोवा में एनसीपी, एमजीपी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन बनेगा, जबकि यह गठबंधन पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा, यानी तृणमूल कांग्रेस और बाकी इन सब दलों के उम्मीदवार उत्तराखंड और पंजाब में नहीं होंगे। अगर होंगे तो 1-2 होंगे नाम मात्र के लिए, बाकी ये सारे दल केजरीवाल को समर्थन करेंगे उत्तराखंड और पंजाब में। अब जबकि चुनावी डुगडुगी बच चुकी है, तो ममता यूपी में कहीं दिखाई नहीं दे रही। गोवा में केजरीवाल ने सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां सबसे बड़ा स्टेक है अपना स्टेक है ममता बनर्जी का। एनसीपी ने भी ममता के साथ गठबंधन के कोई संकेत नहीं दिए हैं। केजरीवाल तो बल्कि उत्तराखंड की तरह गोवा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी ने भी 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। असल बात यह है कि केजरीवाल कई राज्यों में अपनी ताकत दिखाकर अपनी लकीर ममता और अखिलेश से बड़ी खींचना चाहते हैं,
ताकि जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आए तो उनका दावा ज्यादा मजबूत हो। अगर मान लो गोवा में, उत्तराखंड में या पंजाब में एक भी राज्य में सरकार बन जाती है तो उनकी 2 राज्यों में होगी, ममता की 1 राज्य में है, अखिलेश की 1 राज्य में होगी। अगर वो जीत जाते हैं तो उनका जो है बड़ी लकीर हो जाएगी। कुल मिलाकर इन 5 राज्यों के चुनावों में, जिसे मिनी आम चुनाव कहा जा रहा है, ममता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जो कुछ दिन पहले तक यूपीए का राष्ट्रीय विकल्प तैयार कर केंद्र में नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रही थी, मीडिया का एक वर्ग भी उन्हें मोदी का विकल्प बता रहा था। बंगाल में जीत के बाद ममता ने खुद को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की कोशिश तेज की थी। वह राज्यों का दौरा करके मिली थी बड़े नेताओं से, अखिलेश यादव से मिली थी, शरद पवार से मिली थी, उद्धव ठाकरे से मिली थी, केजरीवाल से मिली थी। लेकिन अगर इन चुनावों को मिनी आम चुनाव माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से निकलता है, तो ममता यहां दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या शरद पवार, अखिलेश यादव और केजरीवाल उनका साथ छोड़ गए हैं? समाजवादी पार्टी की 14 जनवरी की दल बदलियों की जो रैली हुई, उस रैली में भाषण देते हुए जब भाजपा छोड़कर आए एक दल बदलू विधायक ने कहा, मंच पर भाषण देते हुए, कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उस समय मंच पर बैठे अखिलेश यादव खुद ताली बजा रहे थे। देखिए, इस देश में वह होता नहीं है जो नेता सोचता है। एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर ने कभी नहीं सोचा था कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तक कि राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी नहीं सोचा था। नरेंद्र मोदी ने तो मुख्यमंत्री बनने के बारे में भी नहीं सोचा था। वह विधायक भी नहीं थे और उससे पहले उन्होंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था। उत्तराखंड मूल के योगी आदित्यनाथ ने कहां सोचा था कि वह यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? पुष्कर धामी, चरणजीत सिंह चन्नी, मनोहर लाल खट्टर और जयराम ठाकुर ने कब सोचा था कि वे एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, शरद पवार और मुलायम सिंह यादव ने जरूर सोचा था कि वे एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वे कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। अब केजरीवाल, ममता और अखिलेश सोच रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री को बनेंगे। मित्रों, होता वह नहीं है जो नेता सोचता है, होता वह है जो जनता तय करती है। आज इतना ही। अगली समीक्षा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।